हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामा को जिसका नाम है मूव टू हेवन। और ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हम किम को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में मशीन को ठीक करने आया था। फिर उसका पैर उस मशीन के अंदर फंस जाता है। किसी तरीके से वो अपना पैर वहाँ से निकाल ही लेता है, पर थोड़ी बहुत चोट तो उसे लगी ही थी और वो अपने आप घर आ जाता है। फिर हम ग्यूरो को देखते हैं। इससे एक बीमारी थी जिस कारण से ये बाकी लोगों से अलग है, लेकिन इसका IQ लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है। वो एक एक्वेरियम में खड़ा था और वहाँ के एक्वेरिस्ट को वो उन फिशेस को देखकर उनकी बीमारियों के बारे में बता देता है। इसके बाद हम ग्यूरो और उसकी दोस्त नामू को देखते हैं। नामू ग्यूरो को काफी सपोर्ट करती है क्योंकि उसी की वजह से वो एक्वेरियम में पॉपुलर हो गई थी। ये लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। इनका घर आमने सामने ही था। नामू के पेरेंट्स एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्यूरो के घर और गाड़ी पर मूव टू हेवन लिखा हुआ है। ग्यूरो अपनी फादर जुम्बो के साथ रहता है। ये लोग खाना खाते हैं और ग्यूरो के फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें भी खाना बनाना सीखना होगा क्योंकि उनके जाने के बाद उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। फिर उनके पास काम के लिए एक कॉल आती है और ये दोनों अपना ड्रेस पहन के रेडी हो जाते हैं। ये लोग किम के अपार्टमेंट में जाते हैं और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि किम के पैरों में इन्फेक्शन फैल जाने के कारण उसकी डेथ हो चुकी है। ग्यूरो और उसके फादर काम करते हैं। मरे हुए लोगों का सामान उनके रिलेटिव्स तक पहुँचाना होता है। किम का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था और ये लोग उसका सारा सामान इकट्ठा करते हैं। और इसी बीच ग्यूरो को नूडल खरीदने के काफी सारे बिल्स मिलते हैं और वो अपने फादर से कहता है कि उसे नूडल्स काफी पसंद थे और शायद उसने नूडल्स उसी शॉप से परचेज किए होंगे जो उनकी गली के बाहर है। उसके फादर कहते हैं कि हो सकता है उसे नूडल्स डिस्काउंट में मिल गए हों जिसकी वजह से उसने इतने सारे नूडल्स खरीद लिए हों। ग्यूरो के फादर को बैग से कुछ परफ्यूम्स भी मिलते हैं और यहाँ इन्हें ये भी पता चलता है कि किम कॉलेज जाना चाहता था और फीस पे करने के लिए ही उसने फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया था। अब ये लोग उसका सारा सामान एक बॉक्स में रखते हैं और उसकी फैमिली को देने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ग्यूरो का स्टोर भी दिखता है जहाँ से किम नूडल्स परचेज करता था। यहाँ पे एक सुंदर लड़की मौजूद थी। किम हर रोज इस स्टोर पर आता था और एंटर होने से पहले वो परफ्यूम लगाता था क्योंकि किम उस स्टोर वाली लड़की को पसंद करता था और इसे इम्प्रेस करने के लिए ही वो डेली वहाँ से नूडल्स परचेज करता था। इसके बाद ये दोनों किम की फ्यूनरल में जाते हैं और यहाँ किम की फैमिली के पास फैक्ट्री का मैनेजर आया हुआ था और वो उसकी मदर को बताते हैं कि किम की डेथ वर्क प्लेस पर नहीं हुई बल्कि उसके रूम में हुई थी और इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। और ये लोग किम की मदर को कुछ पैसे देते हैं। ग्यूरो और उसकी फादर आके किम की मदर को उसका सामान दे देते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि किम के पेरेंट्स बोल नहीं सकते थे, वो गूंगे थे। उसके बाद किम की मदर उसका फोन चेक करती हैं जिससे उनको पता चलता है कि फैक्ट्री के मैनेजर ने ही किम को मशीन ठीक करने के लिए बुलाया था और उन्होंने उसका इलाज भी नहीं करवाया, ना ही उसे काम से छुट्टी दी और इस कारण उसकी डेथ हो गई। मैनेजर अपनी टीम के लोगों के साथ खाना खा रहा था जहाँ वो कहता है कि अच्छा हुआ किम के पेरेंट्स पहाड़ी लोग हैं जिन्हें कुछ खास जानकारी नहीं होती, वरना ये लोग तो हमारी पुलिस कंप्लेन कर सकते थे। और ये बात चुंगू सुन लेता है और वो ग्यूरो को बाहर जाने के लिए कहता है और खुद उस मैनेजर को पकड़ के किम की मदर के सामने लाता है। किम की मदर उन्हें इशारे से बताती है कि उसे ये नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिली थी। हालांकि वो पढ़ना चाहता था लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते हम लोग कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे ताकि कॉलेज जाके वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और बाद में उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हम सबको छोड़कर चला जाएगा। फिर किम की मदर मैनेजर को वो पैसे वापस कर देती है। फिर ग्यूरो की नजर एक नर्स पर पड़ती है और वो उसका पीछा करता है। नर्स डर जाती है और ग्यूरो से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब ग्यूरो उसकी चेस्ट की तरफ इशारा करता है और ये देखकर नर्स चिल्लाने लगती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। इसके बाद ग्यूरो की फादर वहाँ जाते हैं और वो सबको सॉरी बोलते हैं। दरअसल ग्यूरो को उसका बैज चाहिए था जो कि उसके कपड़ों पर लगा हुआ था। अब ग्यूरो को वो बैज मिल गया था जिसके बाद वो बैज जाकर किम के बैग पे लगा देता है। इसके बाद ग्यूरो की फादर उसको वहाँ मौजूद एक्वेरियम के पास छोड़ देते हैं और खुद एक लॉयर से मिलने जाते हैं। जब वो सड़क पार कर रहे थे तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और दूसरी तरफ ग्यूरो अपने फादर का वेट कर रहा था। तभी एक गार्ड उसके पास आकर उसे एक्वेरियम से बाहर कर देता है क्योंकि रात हो गई थी। इसके बाद ग्यूरो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने फादर का वेट करता है और दूसरी तरफ चुंगू किसी तरीके से ग्यूरो को फोन लगाता है और सॉरी बोलकर बेहोश हो जाता है। ग्यूरो काफी डर गया था और वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ चुंगू को एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब ग्यूरो अकेला था और किसी तरीके से वो कार को चलाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ड्राइविंग तो आती नहीं थी, लेकिन वो किसी तरीके से गाड़ी को हाईवे पर ले आता है। तभी एक गाड़ी का कवर उसकी गाड़ी के मिरर पे चिपक जाता है और वो अपनी गाड़ी बीच में रोक देता है। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। तभी उसके पास नामू आती है और वो ग्यूरो को हक करके रोने लगती है। दरअसल ग्यूरो की फादर की एम्बुलेंस में ही डेथ हो चुकी थी। अगले दिन जुंगू का फ्यूनरल होता है जहाँ पे उसके कुछ रिलेटिव्स भी आए थे। तभी
एक फादर क्यूरो को उसके फादर के एशेज का पिक्चर देता है, जिसे क्यूरो अपने साथ घर पर ले आता है। अब क्यूरो के घर पे कोई आता है। नामू डोर ओपन करती है और ये लड़का बिना कुछ बोले घर के अंदर घुस जाता है और कहता है कि आज से ये घर मेरा है। क्यूरो इसे देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सांगवू अभी अभी जेल से रिलीज हुआ था। बाहर उसे एक लॉयर मिलता है जो उसे बताता है कि क्यूरो के फादर की डेथ हो चुकी है और ये सुनकर सांगवू खुश होता है और वो उसे ये भी बताता है कि क्यूरो के फादर ने तुम्हें क्यूरो का लीगल गार्डियन चुना है और वो उससे क्यूरो की एज 20 साल बताता है। ये सुनकर वो कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है, इसलिए उससे गार्डियन की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन लॉयर कहता है कि क्यूरो बाकी लोगों से अलग है, इसीलिए उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन सांगवू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक फाइट क्लब में जाता है जहाँ की ओनर उससे पूछती है कि तुम दोबारा फाइट करना कब स्टार्ट करोगे, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो पास्ट में फाइटर रह चुका है, लेकिन वो अब फाइट करने से मना कर देता है। फिर वो कहता है कि किसी का गार्डियन बनना कैसा लगेगा। फिर वो कहते हैं कि अगर उस वार्ड के पास एसेट्स हैं तो तुम उसके गार्डियन बन सकते हो, क्योंकि उनके पैसों से तुम भी ऐश कर सकते हो। ये सुनकर सांगवू दोबारा लॉयर के पास जाता है और वो उसे गार्डियन बनने के लिए हाँ बोल देता है और लॉयर उसे बताता है कि तुम्हें 3 महीने तक क्यूरो के साथ रहना होगा और उसके साथ मूव टू हेवन यानी कि ट्रॉमा क्लिनिक का काम करना होगा। इसके बाद सांगवू क्यूरो के घर चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे सांगवू उन दोनों के सामने खड़ा था। अब लॉयर उनके घर आ जाता है। नामू लॉयर को बताती है कि एक अजीब आदमी हमारे घर में घुस आया है। तब लॉयर क्यूरो को बताता है कि सांगवू तुम्हारे फादर का छोटा भाई है और यही आज से तुम्हारे गार्डियन बनकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो नामू पूछती है कि अगर वो क्यूरो के फादर का भाई है तो उसका लास्ट नेम डिफरेंट क्यों है। तो सांगवू बताता है कि मैं क्यूरो के फादर का स्टेप ब्रदर हूँ। लेकिन नामू रेडी नहीं होती, बट लॉयर कहता है कि वो अकेला ही क्यूरो का रिलेटिव है और तुम्हें इन दोनों पे नजर रखनी होगी। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर सांगवू क्यूरो का काफी मजाक बनाता है, वो उसके नाम का भी मजाक उड़ाता है। सांगवू पानी पीने के लिए कप उठाता है लेकिन क्यूरो उसके पास से वो कप छीन लेता है, क्योंकि वो कप उसके फादर का था और वो नहीं चाहता था कि वो उसे यूज करे। फिर वो उसके फादर के रूम में सोने जाता है, लेकिन क्यूरो उसे फिर रोक देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे फादर के रूम में नहीं सो सकते। सांगवू उसे साइड करने की कोशिश करता है तो क्यूरो अपना सर दीवार पे पटकने लगता है और उस समय वहाँ पे नामू आ जाती है। नामू सांगवू से कहती है कि तुम्हें क्यूरो के अकॉर्डिंग इस घर में रहना पड़ेगा और उसके फादर की चीजों से दूरी रखनी होगी। इसीलिए सांगवू अपना अलग खाना बनाता है और घर के अंदर ही टेंट लगाकर सो जाता है। सांगवू की जब रात में आँख खुलती है तो वो देखता है कि क्यूरो अपने फादर के रूम के बाहर ही सोया हुआ था और उसने डोर पर एक रस्सी बांध रखी है ताकि सांगवू उस रूम के अंदर ना जा पाए। अगले दिन क्यूरो एक्वेरियम में जाता है जहाँ पे वो फिशेस को देखकर अपना सिर उस पे हिट कर रहा था। फिर नामू वहाँ पहुँचती है और क्यूरो को कंट्रोल करती है। फिर क्यूरो वहाँ के एक्वेरियस को फिशेस के प्रॉब्लम के बारे में बताता है। नामू उसके सिर पे दवाई लगाती है और फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। घर पहुँचकर ये देखते हैं कि सांगवू ने पूरे घर में कचरा फैला रखा है। ये देखकर नामू सांगवू पर गुस्सा करती है लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नामू इस बारे में लॉयर को बताती है और क्यूरो सब कुछ अच्छे से सफाई करता है। और जब सांगवू जागता है तो वो घर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि क्यूरो ने घर पूरा क्लीन कर दिया था। इसके बाद इन्हें ट्रॉमा क्लिनिक का काम मिलता है और इस बार क्यूरो के साथ सांगवू जाने वाला था। क्यूरो ड्राइव करने जाता है लेकिन नामू उसे ड्राइव करने से मना कर देती है और वो सांगवू को ड्राइव करने के लिए कहती है। वो ड्राइव तो करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसके बाद ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो क्यूरो ने बताता है कि तुमने 40 मिनट के अंदर इतने सारे ट्रैफिक रूल को तोड़कर क्राइम किया है। लेकिन सांगवू को तो इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब ये लोग अपने क्लाइंट से मिलते हैं जो कि एक कपल थे, लेकिन ये दोनों बहुत लालची थे और इनकी मदर की डेथ हो गई थी और इसीलिए इन्होंने क्यूरो को क्लीनिंग करने के लिए बुलाया हुआ था। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें रूम के अंदर कोई पैसे या बैंक बुक मिले तो हमें दे देना। और ये लोग इनके साथ काफी बदतमीजी से भी बात कर रहे थे। अब सांगवू को तो बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। फिर ये लोग रूम में जाते हैं जहाँ पे काफी गंदी स्मेल आ रही थी। सांगवू जब रूम के अंदर झाँकता है तो वहाँ पे इंसेक्ट्स घूम रहे थे और ये देखकर सांगवू को वॉमिटिंग आ जाती है। क्यूरो से बताता है कि इस बॉडी को 3 हफ्ते में यहाँ से नहीं उठाया गया था, जिस कारण से रूम की हालत हो गई। ये सब देखकर सांगवू क्लीनिंग करने से मना कर देता है, जिस पर क्यूरो कहता है कि तुम सामान रखने में मेरी हेल्प कर देना और क्लीनिंग मैं कर दूंगा। और क्यूरो अकेले ही पूरी रूम की साफ सफाई करता है, जिस बीच उसे काफी सारी बैंक रिसिप्ट मिलती है और वो सारा सामान एक बॉक्स में पैक करके इन लोगों को दे देता है। ये लोग उसे बॉक्स को खोलते हैं लेकिन इन्हें उस बॉक्स में फोटोज के अलावा कुछ नहीं मिलता और ये लोग क्यूरो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले। उसके बाद वो उन दोनों को उस रूम के अंदर ले जाता है और फ्लोर का कवर हटा के उन्हें पैसे दिखाता है जो कि काफी गंदी हालत में थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इन पैसों को उठा लेते हैं। क्यूरो ने बताता है कि इन पैसों को केमिकल से साफ करने के बाद आप लोग इससे बैंक ऑफ कोरिया से एक्सचेंज कर सकते हो। तो वो लेडी कहती है कि तुम इन पैसों को मुझे साफ करके दे देना। बाहर ये लोग उस येलो बॉक्स को देखते हैं जिसे वो लोग नहीं ले गए थे। तभी यहाँ
पे जू नाम का बंदा अपने कचरे के ट्रक को लेकर आता है। अब सांग वो चुपके से उस येलो बॉक्स को भी उस ट्रक में रख देता है और जो ये सारे सामान को वहाँ से लेकर चला जाता है। वे सांगवो और ग्यूरो अपने घर आ जाते हैं और यहाँ ये लोग खाना खाते हैं। सांगवो कहता है कि मैं कई बार नहा चुका हूँ लेकिन तब भी मुझे स्मेल आ रही है, जिस पर ग्यूरो उसे कुछ केमिकल्स के नाम और उनके बारे में बताता है। सांगवो काफी डिस्टर्ब फील होता है और वो घर की बाहर निकल के बैठ जाता है। तभी नामो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि सब कुछ कैसा रहा। सांगवो कहता है कि अगर तुम उसके काम को लेकर इतनी ज्यादा चिंता है तो तुम खुद क्यों नहीं उसके साथ कर लेती काम। और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की उस पागल लड़की की दोस्त कैसे हो सकती है और शायद तुम उसकी बेबी सिटर हो। लेकिन नामो को सांगवो की बातों का बुरा नहीं लगता और वो उसे कहती है कि मेरी तुम्हारे ऊपर नजर हमेशा बनी रहेगी, इसीलिए तुम उसे परेशान मत करना। फिर हम ग्यूरो को देखते हैं जो कि उन नोटों को साफ कर रहा था। वो उन सारे पैसों को क्लीन कर देता है। तभी उसे उस एक नोट पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। इसी बीच उसे अपने पिता की बात याद आती है कि मरने वाले अपने मरने का रीजन जरूर छोड़ कर जाता है। अगले दिन ग्यूरो बैंक में जाता है और वो सारे रिसिप्ट को वहाँ के एम्प्लॉय को दिखाता है। वो उनसे कहता है कि क्या आप इन रिसिप्ट के ऑनर को जानते हो, लेकिन बैंक के एम्प्लॉय ग्यूरो को देखकर शॉक थी। अब बैंक वाले ग्यूरो को बताते हैं कि वो लेडी हर रोज 5000 वॉन का एक नोट निकाल कर ले जाया करती थी। वो काफी दिन से ऐसा ही कर रही थी लेकिन वो आजकल यहाँ नहीं आती। और सिक्योरिटी गार्ड उसे ये भी बताता है कि वो लेडी हर रोज यहाँ से कॉल किया करती थी। तभी ग्यूरो को वो नंबर याद आता है जो कि उस लेडी के रूम में मिला था। वो बैंक से अब उसी नंबर पे कॉल लगाता है। तभी दूसरी साइड से कोई चिल्लाता है जिस कारण से ग्यूरो फोन रख देता है। अब वो अपने फोन का मैप ओपन करके मैप फॉलो करने लगता है और दूसरी तरफ सांगवू हान ग्यूरो को ढूंढ रहा था। अब रात हो जाती है और नामो सांगवू पर चिल्ला रही थी जो कि ग्यूरो अभी तक घर पे नहीं आया था। सांगवू कहता है कि मैंने ग्यूरो का काफी देर तक इंतजार किया और उसका फोन भी ट्राई किया लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। तभी ग्यूरो वापस आ जाता है और वो नामो को बताता है कि मैं कहीं गया था और कल फिर से जाऊंगा क्योंकि मुझे उस लेडी की फैमिली को कुछ देना है। सांगवू कहता है कि तुम जो कुछ भी देना चाहते हो मैं वो उसे दे दूंगा, लेकिन ग्यूरो उसकी बात नहीं मानता और अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन नामो अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे मूव टू हेवन का काम करना है, लेकिन उसकी मॉम इस बात से एग्री नहीं होती। वो नामो को डांटने लगती है। तभी नामो के फादर वहाँ पे आते हैं और अपनी वाइफ को शांत करते हैं, लेकिन नामो बिल्कुल नहीं मानती तो उसके फादर उसे परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सीक्रेट अपनी मॉम से छुपा कर रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्यूरो उस येलो बॉक्स को ढूंढ रहा था जिसे सांगवू ने ट्रक में रख दिया था। अब बॉक्स न मिलने के कारण ग्यूरो अपना सर हिट करने लगता है। ये देखकर सांगवू उसका गला पकड़ लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी नामो वहाँ पे आ जाती है और उसे लगता है कि सांगवू ग्यूरो को मार रहा है, इसीलिए नामो उसके हाथ पर काट लेती है और उस पर बहुत चिल्लाती है। सांगवू यहाँ पे बताता है कि मैंने उस बॉक्स को कूड़े के ट्रक में रख दिया था क्योंकि वो बॉक्स उस फैमिली को नहीं चाहिए था। ये लोग अब उस बॉक्स को ढूंढने के लिए जाते हैं और इनके सामने पूरे गार्बेज का पहाड़ था। इन लोग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो बॉक्स ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं था। काफी कोशिश करने के बाद सांगवू इस बॉक्स को ढूंढ लेता है और ये लोग अब उसी लालची बंदे के पास जाते हैं जिसका नाम चियोल था और ग्यूरो इसे एक रैपर देता है जिसके अंदर बैंक के रिसिप्ट थी। ग्यूरो कहता है उसे कि तुम्हारी मॉम हर रोज बैंक जाया करती थी और डेली वो 5000 वॉन डेबिट किया करती थी और वो उससे वो नंबर भी देता है जिसपे उसकी मदर कॉल किया करती थी और वहाँ हमें पता चलता है कि ये नंबर चियोल का ही था। वो चियोल से बात करने के लिए बैंक में पैसे निकालने के बहाने जाया करती थी ताकि बैंक के फोन से वो बात कर सके, लेकिन चियोल उनसे बात नहीं करता था और उस पर चिल्लाता था। ये सब पता लगने के बाद भी चियोल बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करता, बल्कि वो ग्यूरो से पैसे मांगता है, लेकिन ग्यूरो उसे पैसे देने से मना कर देता है। ये देखकर चियोल को गुस्सा आता है और वो ग्यूरो पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन सांगवू उसे रोक देता है। सांगवू उसे पैसे देने के लिए कहता है लेकिन फिर भी ग्यूरो पैसे नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। नामो भी ग्यूरो के साथ ही थी। तभी वो एक टेलर शॉप के पास रुकता है और पीछे से चियोल और सांगवू भी आ जाते हैं। चियोल उससे पैसे छीनने की कोशिश करता है लेकिन वो पैसे नहीं देता और कहता है कि ये पैसे चियोल के सूट के लिए हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसी का नाम चियोल है। तभी उस शॉप का ओनर चियोल को पुकारता है। तभी यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि चियोल की मदर उसके लिए एक सूट परचेज करना चाहती थी और वो शॉप ओनर उसे कहता है कि तुम अपने बेटे के साथ आकर इस सूट को परचेज करना, लेकिन चियोल तो अपनी मदर से बात करना पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसकी मदर उसके लिए सूट परचेज नहीं कर पाई। लेकिन ये पता लगने के बाद भी चियोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो कहता है कि स्टोरी सुनाने के लिए थैंक यू और मुझे ये सूट नहीं चाहिए। ग्यूरो उसे वो येलो बॉक्स देता है, लेकिन चियोल उस बॉक्स को फेंक देता है और कहता है कि मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। तभी उसकी नजर एक कपड़े के बॉक्स पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था कि 28 दिसंबर 1988 को मेरे बेटे की फर्स्ट सैलरी मिली थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि चियोल ने अपनी फर्स्ट सैलरी से अपनी मदर को एक कपड़ा गिफ्ट किया था, जिसे देखकर उसकी मॉम काफी खुश हुई थी और उसने प्रॉमिस किया था कि वो चियोल के लिए एक सूट परचेज करेंगी। और वो देखता है कि उसकी मदर ने उस कपड़े को आज तक नहीं खोला, बल्कि उसे
उसे संभाल कर रखा हुआ था और अब च्योल को रिग्रेट फील होने लगता है और इसीलिए वो यहाँ बहुत ज्यादा रोने लगता है। जिसके बाद अभी तीनों घर आ जाते हैं। फिर नामू क्यूरो से पूछती है कि तुम्हें उस टेलर की शॉप के बारे में कैसे पता चला था। जब वो पैसों को साफ कर रहा था तो उसे एक नोट पर उस शॉप का नंबर दिखाई दिया था और उस दिन मैप के सहारे वो उस शॉप को चेक करने गया था। फिर हम देखते हैं कि रात में सांगवू वॉक करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि एक लड़का एक लड़की को मार रहा था। उस समय बॉक्सिंग क्लब की ऑनर सांगवू के पास आती है और उसे अपनी गाड़ी में साथ ले जाती है और ये सब नामू भी देख लेती है और उसे लगता है कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब सांगवू को याद आता है कि एक दिन बॉक्सिंग के दौरान उसने एक बंदे को इंजर्ड कर दिया था जिस कारण से उसे जेल हो गई थी। फिर हम सांगवू को एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पे उसे एक दूसरा बॉक्सर काफी इंजर्ड करता है। दूसरी तरफ नामू और क्यूरो सांगवू को घर के अंदर ढूंढ रहे थे। नामू उसे बताती है कि उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने गया है, लेकिन क्यूरो को तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सांगवू यहाँ पे आ जाता है जो कि काफी इंजर्ड था। अब नामू सांगवू के लिए खाना बनाती है और क्यूरो उसकी चोट पर दवाई लगाता है। इसी बीच सांगवू के पास काम के लिए कॉल आता है और नामू भी इनके साथ जाना चाहती थी। वो अपना बैग लेने घर जाती है और घर से आते टाइम उसकी मॉम उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है और इस बैग में क्या है। वो उसका बैग चेक करती है और उसके बैग से उसे एक बुक मिलती है और वो बुक उसके बैग में नामू की फादर ने रखी थी और वो बच जाती है। अब ये लोग अपनी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ इन्हें अपार्टमेंट में काम करना था। यहाँ पुलिस भी मौजूद थे। इनमें से पार्क जो नाम का एक ऑफिसर था जो कि नामू का नेबर भी था। वो यहाँ नामू को देखकर सोच रहा था कि इसकी जैसी लड़की ये काम कैसे कर सकती है। ये लोग अब इस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये केस काफी डिफिकल्ट है। इसमें एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था, लेकिन उस लड़की का मानना था कि उसने मर्डर नहीं किया बल्कि ये सब एक एक्सीडेंट था और ये केस आजकल काफी चर्चा में भी था। और यहाँ पे अब पार्क जो नामू से बात करता है और हमें पता चलता है कि वो नामू को पसंद करता है। वो उससे पूछता है कि तुम अपना कॉलेज छोड़कर क्यूरो के साथ ये काम क्यों कर रही हो। नामू बताती है कि कुछ समय पहले ही क्यूरो के फादर इस दुनिया से चले गए और इसीलिए मैं टेम्परेरी उसकी हेल्प कर रही हूँ। आगे न्यूज से पता चलता है कि जिस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है उसका नाम किम है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा होने के कारण सेल्फ डिफेंस के चलते उसने उसे मार दिया। वो पुलिस को बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड ली से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में गया था जहाँ पर ली चाकू लेकर खुद को मारने की धमकी दे रही थी, जो कि जल्दी में उससे शादी करने वाला था, लेकिन ली मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की और इसी हाथापाई में गलती से ली चाकू के ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद क्यूरो अपनी काम में लग जाता है और सांगवू गाड़ी से कुछ सामान निकालने के लिए जाता है। तभी अपार्टमेंट की दो लेडीज उसे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगती हैं। वो कहती है कि इन लोगों को जल्दी से अपार्टमेंट की सफाई करनी चाहिए क्योंकि इससे बाकी लोगों को भी परेशानी हो रही है। और उस लड़की के मरने के बाद इस अपार्टमेंट की वैल्यू पर काफी असर भी पड़ा था। वही रूम के अंदर क्यूरो को कुछ स्टेशनरी का सामान और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की गाइड मिलती है। ये लोग काम खत्म करके अब जा रहे थे और इसी दौरान अपार्टमेंट की ओनर इनके पास आती है और उनसे बदतमीजी से बात करती है। वो इनसे कहती है कि अपना काम जल्दी से खत्म करके यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम लोगों की वजह से और भी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। फिर क्यूरो सांगवू को एक स्कूल में चलने के लिए कहता है, लेकिन सांगवू मना कर देता है। इसीलिए नामू और क्यूरो दोनों ली के स्कूल में जाते हैं। दरअसल ली एक टीचर थी और उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बुक परचेज की हुई थी, इसलिए क्यूरो उन बुक्स को देने के लिए स्कूल आया था। लेकिन प्रिंसिपल मना कर देती है और कहती है कि मैं इन बुक्स को स्टूडेंट को नहीं दे सकती क्योंकि इससे उनकी स्टडी पर असर पड़ेगा। तो नामू उनसे कहती है कि आप स्टूडेंट्स को ये मत बताना कि ये बुक ली ने उनके लिए परचेज की थी और इसलिए प्रिंसिपल मान जाती है और वो बुक्स को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ये लोग एक दूसरी टीचर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि ली की फ्रेंड थी। ये दोनों उसे गिफ्ट देते हैं जो कि ली उसे देना चाहती थी और उसे देखकर वो काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। वो बताती है कि मेरी शादी में आया हुआ था जिस दौरान ली से उसकी मुलाकात हुई और पहली नजर में ही इन दोनों को प्यार हो गया। इसके बाद किम कुछ दिन तो ली के साथ अच्छे से रहा, लेकिन बाद में उसने ली को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ली तो किसी को कुछ बता नहीं सकती थी क्योंकि किम उससे बुरी तरह से पीटता था। मैंने ये सब पुलिस को भी बताया था, लेकिन किम खुद को बचाने के लिए इस मर्डर को एक्सीडेंट बता रहा है। रात में जब क्यूरो सो रहा था तो उसे याद आता है कि उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की गाइड में एक कैमरा गाइड भी मौजूद थी। अब सांगवू के साथ क्यूरो रात में फिर से अपार्टमेंट के अंदर जाता है और काफी ढूंढने के बाद इन्हें एक कैमरा मिलता है जो कि रूम में हाइड करके लगाया हुआ था। किम प्रोसिक्यूटर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसे नहीं मारा, वो एक्सीडेंटली मर गई। तभी प्रोसिक्यूटर उसे अपने लैपटॉप पर एक वीडियो दिखाती है जिसमें क्लियर हो जाता है कि किम ने ही ली को जानबूझकर मारा था। अब प्रोसिक्यूटर क्यूरो के पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी वजह से किम का क्राइम आज सबके सामने आ गया था। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। क्यूरो उस कार्ड को देखकर वापस कर देता है क्योंकि उसने उस कार्ड की सारी डिटेल्स याद कर ली थी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और प्रोसिक्यूटर उसके इस टैलेंट को देखकर हैरान थी। फिर सांगवू एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है जहाँ से आते हुए उसे नामू देख लेती
है। फिर नामू उस जेलर के पास जाती है और उससे कहती है कि जो पर्सन अभी यहाँ पर आया था वो मेरा अंकल था और शायद उसने आपको गलत एड्रेस लिखवा दिया। तब वो जेलर उसे मूव टू हेवन का एड्रेस बताते हुए कहता है कि वो इस घर को जल्दी से जल्द बेचना चाहता है। अभी इसके बाद नामू समझ जाती है कि सांगवू के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो उसके टेंट के बाहर एक वॉकी टॉकी लगा देती है। रात को सोते वक्त नामू को वॉकी टॉकी से कुछ आवाज आती है। वो उठकर देखती है तो सांगवू बाहर रनिंग करने के लिए निकला था। अब सांगवू को रास्ते में वही कपल मिलता है और इस बार वो लड़का लड़की को ही ले जाने के लिए गाड़ी में बैठा रहा था, लेकिन सांगवू इस बार भी चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है कि इस लड़की के पैरों में चप्पल नहीं है और सांगवू को अपने बचपन का फ्लैशबैक सीन याद आता है। सांगवू रो रहा था क्योंकि उस घर में झगड़ा हो रहा था। सीन प्रेजेंट में आता है और सांगवू उस लड़की के पास जाकर उसे समझाने लगता है, लेकिन वो लड़का उसकी एक बात नहीं सुनता और सांगवू उस लड़के की अच्छे से पिटाई करता है और दूसरी तरफ नामू भी उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। अगले दिन नामू ग्योरो से पूछती है कि जब तुम दोनों अकेले होते हो तो क्या सांगवू तुम्हारे ऊपर चिल्लाता है, क्या वो तुम्हें मारता है? तब ग्योरो कहता है कि जब वो एक्सरसाइज करते हुए पंचिंग बैग को हिट करता है तो वो काफी डेंजरस लगता है, लेकिन उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और न ही वो मुझ पर कभी चिल्लाता है। तभी यहाँ पे सांगवू आता है जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी। ग्योरो उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है। अब रात में फिर से नामू को वॉकी टॉकी बजता है। वो देखती है कि सांगवू बाहर घर से कहीं पर जा रहा था। नामू उसका पीछा करती है और देखती है कि वो एक टैक्सी में बैठकर निकल जाता है, इसीलिए वो भी टैक्सी से उसका पीछा करती है और पीछा करते हुए बॉक्सिंग क्लब में पहुंच जाती है। सांगवू यहाँ फाइट करने आया था और नामू को पता चलता है कि सांगवू ने अपने अपोजिट फाइटर को एक ही पंच में नीचे गिरा दिया था और वो अनकॉन्शियस हो गया था और इसके बाद सांगवू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये सब देखकर नामू काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे एक क्रिमिनल नर्स को हॉस्टेज बना लेता है और चाकू दिखाते हुए डॉक्टर से कुछ मेडिसिन की मांग करता है। डॉक्टर उस नर्स को छुड़वा लेता है और इसी हाथापाई में डॉक्टर की गर्दन पर चाकू लग जाता है। इसके बाद हम नामू और ग्योरो को देखते हैं जो कि एक्वेरियम गए थे। जब ये लोग वापस आते हैं तभी इन्हें घर के बाहर ऑफिसर पार्क जुन मिलता है जो कि नामू के मॉम से मिलने आया था। हम देखते हैं कि नामू की मॉम जुन को काफी पसंद करती है और जुन भी उन्हें काफी ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। नामू काफी डर जाती है कि कहीं जुन उसकी मदर को ये न बता दे कि वो मूव टू हेवन में काम करती है और इसीलिए वो उसे बताने से मना करती है और वहाँ से भगा देती है। उसकी मदर उस पर काफी चिल्लाती है और कहती है कि तुम हर टाइम यूरो के साथ क्यों रहती हो, उसके घर पे इतनी बाहर जाती हो, उसको खाना बनाकर उससे खिलाती हो, क्या तुम उसकी माँ हो? लेकिन नामू को उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता और वो ग्योरो के घर जाती है और अब ग्योरो उसकी मदर के पास जाके बोलता है कि जब मेरी फादर खाना बनाते थे तब नामू भी खाना खाती थी और अब खाना मैं बनाता हूँ और नामू अभी भी सिर्फ खाती है और वो घर के अंदर मेरे पास सिर्फ बैठी रहती है, इसलिए आप उसे डांटा मत करो। अब आगे इनके पास काम के लिए कॉल आती है। फिर हम देखते हैं जब से नामू ने सांगवू को फाइट करते हुए देखा था तब से वो काफी डरी हुई थी। वे तीनों काम पे निकल जाते हैं। अब ये लोग एक फार्म हाउस में पहुँचते हैं। यहाँ पे इन्हें मैनेजर मिलता है जो कहता है कि फर्नीचर और इलेक्ट्रिक चीजों को यहाँ पे छोड़ देना, बाकी सब कुछ साफ कर देना। दूसरी तरफ हम हस्बैंड वाइफ को देखते हैं और इन्हीं की बेटी जुनसुक की मौत हुई थी। हम देखते हैं कि जुनसुक की मौत के बाद भी उसकी फादर उस पर काफी नाराज हैं और वो जल्द से जल्द उस रूम को खाली करवाना चाहते हैं। फिर ये तीनों जुनसुक की रूम में जाते हैं और हमें पता चलता है कि जुनसुक वही डॉक्टर है जिसे हमने पहले देखा था। उसकी चाकू लगने के कारण मौत हो चुकी थी। यूरो अपने काम पे लग जाता है और उससे जुनसुक की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उसे एक लव लेटर मिलता है जिसे वो जुनसुक के पेरेंट्स को दिखाने जाता है और कहता है कि हमें ये लेटर उस पर्सन तक पहुंचाना होगा जिसके लिए उसने ये लिखा था। लेकिन जुनसुक के फादर काफी गुस्से में थे और वो इस लेटर को आग में फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन यूरो उस लेटर को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसका हाथ जल जाता है। इसी समय नामू और सांगवू यहाँ पे आ जाते हैं और ये दोनों उस पर काफी गुस्सा करते हैं। अब ये लोग वापस घर पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि लेटर जल जाने के बाद भी यूरो उसका एक टुकड़ा अपने साथ घर लाया था। ये लोग दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि शायद जुनसुक किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब ये लोग उस लड़की को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। यूरो को जुनसुक के रूम में म्यूजिक शोज की काफी सारी पोस्टर्स मिले थे, यानी कि उसे म्यूजिक काफी पसंद था। यूरो एक हाईलाइट पोस्टर को बाहर निकालता है जिसमें 4 म्यूजिशियन की फोटो छपी हुई थी। अभी तीनों डिसाइड करते हैं कि हम कल होने वाली म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाएंगे और उस लड़की के बारे में पता लगाएंगे। अब ये लोग कॉन्सर्ट रूम में पहुंच जाते हैं और म्यूजिशियन से मिलने के लिए पूछते हैं। इन्हें परमिशन नहीं मिलती और तभी यूरो कहता है कि मुझे वॉशरूम यूज करना है। इसी बहाने ये तीनों अंदर चले जाते हैं। यूरो तो वॉशरूम चला जाता है। सांगवू और नामू यहाँ से गुजर रहे इन तीनों म्यूजिशियन से जुनसुक के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये तीनों जुनसुक को पहचानने से मना कर देते हैं। तभी यूरो इन दोनों के पास आता है और कहता है कि मैंने जुनसुक के लवर को ढूंढ लिया है और वो पोस्टर पे उंगली रखी बताता है कि ये म्यूजिशियन लड़का ही उसका लवर है जिसका नाम पार्क है। दरअसल यूरो ने उससे वॉशरूम में देखा था और उसके हाथ पर जुनसुक का नाम लिखा हुआ था। अब ये तीनों पार्क के पास जाते हैं और यूरो उससे जुनसुक के बारे में पूछता है, लेकिन पार्क इन्हें कहता है कि मैं किसी भी जुनसुक नाम के आदमी को नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो जुनसुक की
की डेथ के बारे में सुनकर काफी शॉक्ड हो गया था। वो इन तीनों के सामने कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और पार्क एक रूम में जाकर जुनसुक को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन तो बंद आ रहा था। अब पूरे रूम में शोर मच जाता है कि पार्क कॉन्सर्ट को छोड़कर यहाँ से चला गया है। ये सुनकर ये तीनों सोचते हैं कि पार्क जरूर जुनसुक को जानता है, इसलिए क्यूरो इन दोनों के साथ पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हम पार्क को देखते हैं जो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे जुनसुक काम किया करता था और उसे पता चल जाता है कि जुनसुक सच में मर चुका है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे जुनसुक क्रिसमस वाले दिन हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने के लिए रुका था। उसी समय हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आता है और ये एक्सीडेंट पार्क का था। जुनसुक पार्क का ट्रीटमेंट करता है और अब पार्क ठीक हो रहा था और इसी बीच वो जुनसुक को वायलिन बजाकर भी सुनाता है, जिससे जुनसुक काफी इम्प्रेस हो गया था। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और साथ में मूवी देखना और घूमना काफी अच्छा लगने लगता है। इन दोनों का आपस में प्यार हो गया था। एक दिन जुनसुक को पता चलता है कि पार्क को काम के लिए फ्रांसिस्को जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसका अकेले जाने का मन नहीं था, इसीलिए जुनसुक भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। पार्क एयरपोर्ट पर जुनसुक का ही वेट कर रहा था। तभी जुनसुक वहाँ पे आ तो जाता है, लेकिन उसके पास कोई भी सामान नहीं था क्योंकि वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। हमें पता चलता है कि जुनसुक ने पार्क को लेकर अपने पेरेंट्स से बात की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे, इसीलिए जुनसुक के फादर उसके मरने के बाद भी उससे गुस्सा थे और इसीलिए अब पार्क उस पर काफी गुस्सा भी करता है और उसे एक धोखेबाज समझता है। लेकिन जुनसुक अपने पेरेंट्स की वजह से इस रिलेशनशिप से पीछे हटता है। पार्क उस समय वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्टोरी अब प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि पार्क हॉस्पिटल की छत पे आकर जुनसुक को इमोशनली सॉरी बोल रहा था। तब ये तीनों इसके पास पहुँच जाते हैं और पार्क को इस जलते हुए लेटर के साथ साथ सारा सामान भी देते हैं, जिस सामान में फ्रांसिस्को की फ्लाइट की एक टिकट भी थी जो कि 2 दिन बाद जाने वाली थी, यानी कि 2 दिन बाद जुनसुक फ्रांसिस्को जाने वाला था। ये देखकर पार्क काफी इमोशनल हो जाता है और जुनसुक के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और अब वो वापस जाके अपना कॉन्सर्ट भी करता है। अब ये तीनों अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पे ग्योरो कंफ्यूज था कि जुनसुक और पार्क दोनों ही अच्छे पर्सन हैं, लेकिन फिर भी जुनसुक के पेरेंट्स ने उनकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। पर ग्योरो तो एक बच्चा था, इसलिए उन्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। ग्योरो कहता है कि मैं पहले कम बात करता था, जिस कारण से सभी मेरा मजाक बनाते थे, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा बात करना शुरू कर दिया, जिस कारण से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। पर मेरे पिता हमेशा कहते थे कि मैं दूसरों से अलग हूँ और उन्होंने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा। अब रात हो जाती है और सांगवू वही लेटकर उस फाइटर के बारे में सोच रहा था जिसने उसे एक पंच में ही अनकॉन्शियस कर दिया था। तभी सांगवू एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे वो फाइटर एडमिट था। सांगवू उसे देखता है और उससे उठने के लिए कहता है। इसके बाद हम इंसू नाम के एक पर्सन को देखते हैं जो कि गाड़ी से कुछ सामान निकालकर एक बिल्डिंग के बाहर एक पर्सन के पास ले जा रहा था, पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इंसू हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे नर्स आके उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के रूम में जाता है जो कि उसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अपनी वाइफ के साथ वो बाहर आता है जहाँ पर उसे सांगवू स्मोकिंग करते हुए दिखाई देता है। इंसू सांगवू को स्मोकिंग करने से मना करता है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है और इसीलिए सांगवू भी उसकी बात मानकर सिगरेट फेंक देता है। इसके बाद हम नामू को देखते हैं जो लॉयर के पास जाती है और पूछती है कि क्या सांगवू ने सच में किसी का मर्डर किया है, जिस पर लॉयर कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने अपने अपोजिट फाइटर को काफी इंजर्ड कर दिया था, लेकिन वो मरा नहीं था। नामू डर रही थी कि सांगवू कहीं ग्योरो को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन लॉयर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो ग्योरो को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद नामू ग्योरो के घर जाती है जहाँ पे सांगवू भी था। तभी उसकी मदर वहाँ आ जाती है क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं नामू मूव टू हेवन में काम तो नहीं करने लगी है, लेकिन सांगवू उसे बचा लेता है और कहता है कि नामू तो सिर्फ यहाँ पे ग्योरो का ध्यान रखने आती है और इसके साथ साथ वो अपनी स्टडी भी करती है। उसके बाद ग्योरो सांगवू को बताता है कि किसी ने उसके अकाउंट में पैसे डाले हैं, लेकिन काम के लिए तो किसी का कॉल भी नहीं आया। तभी सांगवू को याद आता है कि 3 दिन पहले उसके पास काम के लिए किसी का कॉल आया था और वो ग्योरो को इस बारे में बताना भूल गया था। इसके बाद सांगवू यहाँ पे ग्योरो को बताता है कि नामू किसी पर्सनल रीजन की वजह से काम पर नहीं जाएगी और फिर ये दोनों अपने काम की लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। सांगवू क्लाइंट को कॉल करता है पर उसका कॉल बंद आ रहा था। इसके बाद ये दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे सांगवू एक कपल की डेड बॉडी को देखता है। ये देखकर वो ग्योरो को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। फिर हम देखते कि ये कपल कोई और नहीं बल्कि इंसू और उसकी वाइफ ही थे। अब पुलिस के साथ यहाँ पे रेम नाम की एक सोशल वर्कर भी आई हुई थी। रेम इन लोगों को बताती है कि इंसू की वाइफ काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थी और इंसू को उसके गार्ड की जॉब से 1 महीने पहले ही निकाल दिया गया था। शायद इसीलिए इन्होंने सुसाइड करने का डिसीजन लिया होगा। सांगवू कहता है कि ये ऐसा नहीं
नहीं हो सकता। अगर उसे मरना ही होता तो वो अकेले मर जाता। उसने अपनी वाइफ को मरने के लिए मजबूर किया होगा। तभी क्यूरो इनसे इंशु की बाकी फैमिली के बारे में पूछता है ताकि वो उन्हें उनका सामान दे सके। रैम बताती है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। सांगवू मना कर देता है कि इंशु काफी घटिया इंसान है कि उसने अपने साथ अपनी वाइफ को मरने के लिए भी मजबूर किया, लेकिन क्यूरो उसे काम करने के लिए कहता है और उसे धमकाता है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी सैलरी से आज के पैसे काट दिए जाएंगे। अब दोनों एक साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सांगवू को एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है। जब वो उसे खोलकर उसके अंदर जाता है तो उसके सामने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन गार्डन था। यहाँ पे हर एक प्लांट के पॉट पर कुछ लिखा हुआ था। हमें पता चलता है कि इंशु अपनी वाइफ के साथ अक्सर यहाँ पे टाइम बिताया करता था। सांगवू क्यूरो को बोलता है कि ये सब साफ करने में तो हमें काफी टाइम लग जाएगा और क्यों ना हम इन सारे प्लांट्स को मार्केट में बेच दें। लेकिन क्यूरो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो सांगवू को उसके सामने की एक बिल्डिंग दिखाता है जिसमें इंशु गार्ड की नौकरी किया करता था। अब क्यूरो इन सारे प्लांट्स को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है और वहाँ पे मौजूद हर अपार्टमेंट वाले को एक प्लांट देने लगता है और कुछ लोग उन पॉट को लेने से मना कर देते हैं। तभी क्यूरो एक मुंची नाम की लड़की के अपार्टमेंट में जाता है। इंशु के मरने की खबर सुनकर ये लड़की रोने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंशु इस बिल्डिंग में अपनी नौकरी कर रहा था। वो गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान था। तब मिंजी इंशु के पास एसी लेकर आती है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिस पर मिंजी कहती है कि मैंने अपने और कुछ दोस्तों से ये पैसे इकट्ठा किए थे और बाकी जितने पैसे कम पड़ रहे थे वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दे दिए थे ताकि मैं आपके लिए एसी परचेज कर सकूं और आप इस गर्मी में आराम से अपनी ड्यूटी कर सको। तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि इस अपार्टमेंट में रहता है। ये पर्सन इंशु को बुरा भला कहने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम एसी लगाओगे तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करेगा। तुम एक गार्ड हो, इसीलिए तुम्हें सिर्फ गार्ड की तरह रहना चाहिए। वो उससे काफी बुरा बोलता है और इतना कुछ सुनने के बाद भी इंशु काफी शांत था और वो उस एसी को लेने से मना कर देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे रेमू और सांगवू हॉस्पिटल में आए हुए थे। रेम सांगवू को बोलती है कि तुम्हें अभी उसके बारे में पता नहीं, पहले तुम्हें इंशु के बारे में पता कर लेना चाहिए। उसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। इसके बाद सांगवू इसी हॉस्पिटल में मौजूद उस फाइटर के पास जाता है। इस फाइटर का नाम सियोल था। सियोल की बहन उसको बताती है कि सियोल जिंदा होने के बाद भी डेड है क्योंकि उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है। सुजिन और सांगवू की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। आगे हॉस्पिटल के बाहर रिम रो रही थी, तभी सांगवू उसके पास जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इंशु को टर्मिनल पैनक्रियाटिक कैंसर था, जिस वजह से उसकी जल्दी ही मौत होने वाली थी। इसी बीच रिम सांगवू को इंशु और उसकी वाइफ की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर सांगवू सोचता है कि ये तो वही पर्सन है जो उस दिन इससे मिले थे। फिर हम ग्यूरो को देखते हैं जो कि उनके सामान को लेकर परेशान था क्योंकि वो उनके किसी रिलेटिव को ये सामान देना चाहता था, लेकिन सांगवू उसे समझाता है कि हम ये सामान ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते, तुम्हें इस बार हार माननी होगी। और क्यूरो नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है। फिर नामू उसे कहती है कि हम फ्यूनरल के बाद किसी को सामान देने के लिए उसे ढूंढ लेंगे और अभी हम सब लोगों को फ्यूनरल के लिए जाना होगा। अब ये तीनों काफी सारे फ्लावर पॉट लेकर फ्यूनरल में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ रेमो आई हुई थी। क्यूरो उन फ्लावर्स को डेडिकेट करता है और साथ ही साथ उन फ्लावर्स के मतलब को भी बताता है कि कौन सा फ्लावर किस सिंबल के लिए जाना जाता है। तभी यहाँ पर मिंजी आती है और वो भी एक बहुत ही प्यारा फ्लावर पॉट लेकर आई थी। इसके बाद सांगवू देखता है कि किसी रिच पर्सन की फ्यूनरल के लिए उसके रिलेटिव ने एक पूरा हॉल बुक किया हुआ है जहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े फ्लावर्स डेकोरेशन किए हुए थे। सांगवू सोचता है कि क्यों ना मैं एक फ्लावर को उठाकर अपने फ्यूनरल हॉल में रख दूं, लेकिन ऐसा करते हुए क्यूरो उसे देख लेता है और इससे पहले कि वो चोर चोर चिल्लाता सांगवू उसे पकड़कर साइड में ले जाता है। क्यूरो उसे कहता है कि चोरी करना बुरी बात है। सांगवू कहता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं एक फ्लावर सिर्फ उधार ले रहा था और मैं अगली सुबह उसे वापस कर दूंगा। सांगवू उसे कहता है कि फ्लावर्स एक कार्ड की तरह होते हैं जिससे मरने वाले की आत्मा हेवन में चली जाती है। अब कार्ड का जिक्र सुनते ही क्यूरो इंशु के बिजनेस कार्ड को लेकर वीआईपी हॉल में जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक कार्ड देते हुए कहता है कि इंशु इसी वक्त हॉल में मौजूद है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई तो इंशु को जानता होगा। तभी यहाँ का मेन पर्सन क्यूरो के पास आता है क्योंकि वो इंशु के बारे में जानता था, इसीलिए वो क्यूरो के साथ उनके हॉल में आता है और उसके साथ बाकी कई सारे लोग आ जाते हैं जो सब मिलकर इंशु को उसकी आखिरी विदाई देते हैं। और यहाँ में पता चलता है कि ये मेन पर्सन और इंशु दोनों साथ में काम किया करते थे। अब आगे रिम सांगवू से काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से इंशु का फ्यूनरल इतना अच्छा हुआ था। वो उसको थैंक यू बोलकर उसके साथ हाथ मिलाती है और हमें पता चलता है कि सांगवू रिम को लाइक करने लगा है। इसके बाद ये तीनों घर पर आ जाते हैं और रिम अपने रूम में उस बड़े वाले फ्लावर को देखती है जो कि क्यूरो ने वहाँ पर रख दिया था। अगली सुबह क्यूरो सांगवू को एक फ्लावर पॉट देता है और कहता है कि ये रिम ने तुम्हारे लिए दिया है, तुम्हें इसे ध्यान से रखना होगा क्योंकि इस फ्लावर का मतलब दिल की बात जानना है। रात में हम देखते हैं कि सांगवू चोरी छुपे इस फ्लावर में पानी दे रहा था। तभी उसके पास सुजन की कॉल आती है जो रोते हुए बताती है कि सियोल काफी क्रिटिकल कंडीशन में है और ये सुनते ही सांगवू तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। सांगवू भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पे सुजन बताती है कि सियोल की हालत काफी खराब है, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी।
जाएगी। तभी यहाँ पे डॉक्टर आके कहता है कि सर्जरी करने से कोई फायदा नहीं होगा, शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सांगवू डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए कहता है। फिर सांगवू घर आकर ग्यूरो के फादर के रूम से प्रॉपर्टी के पेपर्स को चुरा लेता है क्योंकि उसे सर्जरी के लिए पैसे पे करने थे। सांगवू जब घर से बाहर निकलता है तो नामू उसे देख लेती है। नामू ग्यूरो के पास जाती है और उससे पूछती है कि सांगवू तुम्हें कैसा लगता है। ग्यूरो कहता है कि वो एक गंदा आदमी है और वो शावर भी नहीं लेता और ना ही अपने कपड़े चेंज करता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा इंसान है। वो मेरी हेल्प करता है और मेरा साथ नहीं छोड़ता। और दूसरी तरफ सांगवू डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग रहा था। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सांगवू एक फाइटर के साथ फाइट करके मैच जीत जाता है। वो अपने पैसे लेकर घर जा रहा था, तभी उसे कुछ बदमाश लड़के दिखाई देते हैं जो एक दूसरे लड़के को बुरी तरह से पीट रहे थे। सांगवू उनके पास जाकर उन सबकी पिटाई करके उस लड़के को बचा लेता है। ये लड़का कोई और नहीं, सियोल ही था। वो सांगवू को थैंक्स बोलता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि तुम उन लड़कों से मार खा रहे थे। आगे सांगवू प्रैक्टिस कर रहा था, तभी सियोल उससे बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन सांगवू गुस्से में उससे वहाँ से भगा देता है। अगले दिन वो फिर से सांगवू के पास आता है। दरअसल अब सियोल बॉक्सिंग फाइटर बनना चाहता था, जिस पर सांगवू मान जाता है और वो उसको कोचिंग देने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सियोल काफी अच्छा फाइटर बन चुका था और वो नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग करके मेडल जीतता है और ये सब देखकर सांगवू काफी खुश था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं सांगवू उस डॉक्यूमेंट को बॉक्सिंग क्लब की ओनर को देता है और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे सियोल की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। जिस पर ओनर कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगी, लेकिन तुम्हें 1 महीने होने वाली फाइट में हिस्सा लेना पड़ेगा और अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो मैं तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स तुम्हें वापस कर दूंगी और तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगी। उसके पास सोजिन की कॉल आती है और उसे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। वो तुरंत पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन सोजिन उसे बताती है कि सियोल की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर सांगवू को काफी धक्का लगता है और ये सियोल को ऐसे देखकर काफी रोते भी हैं। ये दोनों अब घर वापस आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग बातें करते हैं। सांगवू सियोल के रूम में जाता है और उसके रूम की साफ सफाई करता है। उसे एक नोट मिलता है जिससे पता चलता है कि सियोल अब बॉक्सिंग स्किप करने वाला था क्योंकि उसे एक सप्लाई स्टोर खोलकर अपने फादर का सपना पूरा करना था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सांगवू फाइट करने आया हुआ था और उसके अपोजिट कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का स्टूडेंट सियोल ही था और सांगवू समझ जाता है कि ये सब क्लब की ओनर ने ही एक चाल चली थी ताकि वो ज्यादा पैसे कलेक्ट कर सके। सांगवू सियोल पर काफी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे पंच मारो और मैं नीचे गिर जाऊंगा और ये मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन सियोल उसकी बात नहीं मानता और ये दोनों फाइट करने लगते हैं और देखते ही देखते इनकी फाइट काफी डेंजरस हो जाती है और सांगवू सियोल को काफी पीट रहा था। सांगवू की नजर अपने भाई पर पड़ती है जो कि ग्यूरो के फादर थे। तभी सांगवू को याद आता है कि उसकी फादर और उसका भाई दोनों ही छोड़कर उसे चले गए थे और शायद इसीलिए ही वो अपने भाई यानी कि ग्यूरो के फादर से नफरत करता था। ये सब सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में सियोल को पंच मारता है और इस वजह से सियोल वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी वजह से सांगवू को जेल हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ सांगवू को एक इनविटेशन कार्ड भी मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि बॉक्सिंग क्लब की ओनर ने जानबूझकर सियोल को फाइट के लिए बुलाया था। ये देखकर सांगवू को काफी गुस्सा आता है। अब सांगवू सियोल का सामान उसकी बहन को देकर घर से बाहर निकलता है। तभी उसके पास क्लब की ओनर का कॉल आता है जो कि उसे फाइट के लिए रिंग में बुलाती है, लेकिन वो उससे फाइट करने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। उसके बाद क्यूरो और नामू को मैसेज के जरिए पता चलता है कि सांगवू घर छोड़कर कहीं चला गया है, इसलिए क्यूरो पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन नामू उसे रोक देती है और कहती है कि वो कहीं भी जाए उसे उससे क्या लेना देना। जिस पर क्यूरो कहता है कि अगर हमारी फैमिली का कोई भी पर्सन गुम हो जाए तो हम पुलिस को ही इन्फॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ हम सांबू को देखते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था और जब वो अपने रूम पे आता है तो उसे अपनी चोट देखकर क्यूरो की याद आती है। क्यूरो भी रात में सो नहीं पा रहा था और अगले दिन वो हर जगह पर सांबू के मिसिंग पोस्टर लगा देता है। तभी कुछ लोग वैन से उसके पास आते हैं और क्यूरो को उठा के अपने साथ कहीं ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लब की ओनर सांबू को अपने और क्यूरो की एक पिक सेंड करती है। ये देखकर सांबू समझ जाता है कि उस क्लब ओनर ने क्यूरो को किडनैप कर लिया है। फिर हम क्यूरो को देखते हैं जिसे रिंग के अंदर बंद किया हुआ था। सांबू यहाँ पे आके मारपीट शुरू करता है और क्यूरो उसे रोक देता है। यहाँ पे ये लोग बैठ के अब डिस्कस करते हैं। सांबू कहता है कि सियोल के मरने के बाद मैंने फाइट ना करने की कसम खाई है, लेकिन क्लब ओनर उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं उस बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए तुम्हें फाइट तो करनी ही होगी। अब सांबू दोबारा फाइट के लिए राजी हो जाता है और वो क्यूरो को लेकर घर आता है। नामू सांबू को बहुत चिल्लाती है कि तुम कैसे गार्डियन हो, तुम उसे इस तरह से छोड़कर चले गए थे। वो उसे सांबू के मिसिंग पोस्टर भी दिखाती है जिसे देखकर सांबू कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरी कोई और फोटो नहीं मिली। और वो क्यूरो से कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं हूँ और ना ही ये मेरा घर है, और अगर मैं दोबारा कहीं चला जाऊँ तो तुम मुझे मत ढूंढना, और अगर वो लोग तुम्हें दोबारा से उठा के ले जाए तो तुम नामू या अपने दोस्तों को कॉल करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा। इसीलिए क्यूरो गुस्से में चला जाता है। अगले दिन क्यूरो कहीं जा रहा था। ये देखकर नामू
सामू उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन क्यूरो उससे मना कर देता है और कहता है कि ये मेरे और मेरे डैड की पिकनिक है, इसीलिए मैं अकेले ही जाऊंगा। तभी नामू जबरदस्ती सांगवू को कपड़े देकर उसे क्यूरो के साथ भेज देती है, जिसके बाद सांगवू क्यूरो की नजरों से बचते हुए बस में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक फन पार्क में आया हुआ था, जहाँ पे वो सभी झूलों के पास जाता है और उन्हें देखकर वो एक गेम बुक में झूलों के बारे में कुछ मार्क कर रहा था। इसके बाद क्यूरो वॉशरूम जाता है और वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट वॉशरूम में स्मोक कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें स्मोकिंग करने से मना करता है और स्मोकिंग से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, लेकिन वो लोग क्यूरो को ही पकड़ लेते हैं। तभी बाहर मौजूद सांगवू अपने फोन में पुलिस की सायरन को प्ले करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर ये सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सांगवू लड़कों के पास जाता है और इनसे सिगरेट छीन कर इन्हें अच्छा सबक सिखाता है। फिर वो क्यूरो के पास जाता है और क्यूरो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन सांगवू कहता है कि मैं तो अक्सर यहाँ पे फन करने के लिए आता रहता हूँ। वो जबरदस्ती क्यूरो को स्विंग प्लेन में बैठा देता है। पहले तो क्यूरो काफी डरता है, लेकिन बाद में वो एंजॉय करने लगता है। उसके बाद ये लोग हर स्विंग में राइड करते हैं। अब क्यूरो कहता है कि मैं अकेला यहाँ से घर चला जाऊंगा, इसीलिए मेरा पीछा मत करना। सांगवू उसका पीछा करता है और कुछ दूर चलने के बाद क्यूरो एक चिकन रेस्टोरेंट में जाता है। ये देखकर सांगवू सोचता है कि भूख तो मुझे भी लगी है और वो एक पिज्जा हट में जाता है और वहाँ से भी निकलकर क्यूरो एक दूसरे रेस्टोरेंट में चला जाता है। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यूरो इतने सारी चीजें अकेले कैसे खा सकता है। कुछ देर बाद क्यूरो बाहर निकलता है और टैक्सी पकड़ के वहाँ से निकल जाता है। सांगवू भी उसे टैक्सी से फॉलो करता है। अब क्यूरो एक ट्रेन स्टेशन पर आया था, वो स्टेशन के अंदर चला जाता है और सांगवू बाहर से ही उसे देख रहा था। तभी उसे अपना बचपन याद आता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि सांगवू का भाई उससे इसी जगह पे मिलने के लिए आता था और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता था। दरअसल सांगवू के फादर ने उसकी वाइफ की डेथ के बाद सांगवू के भाई को घर से निकाल दिया था। सांगवू भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसका भाई कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा। एक साल बाद सांगवू का भाई मिलने आता है और वो उसे बताता है कि हमारे फादर की डेथ हो चुकी है और शायद अब मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि तुम इस डेट को स्टेशन पर चुपके से आ जाना और हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। इसीलिए सांगवू 29 तारीख को ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाता है, लेकिन उसका भाई उसे लेने के लिए नहीं आता और सांगवू पूरी रात स्टेशन पर बिताता है। हमें यहाँ पता चलता है कि सांगवू अपने भाई यानी कि क्यूरो के फादर से इतनी नफरत क्यों करता था। आगे सांगवू क्यूरो को देखता है जो कि कुछ स्टोन्स को जोड़कर प्रे कर रहा था। तब सांगवू उसके पास जाकर उसे ऐसा करने का रीजन पूछता है, जिस पर क्यूरो बताता है कि मेरे पिता यहाँ पे हर साल अपने किसी खास पर्सन के लिए विश करने आते थे, इसलिए मैं भी यहाँ पे आके प्रे करता हूँ। ये सुनकर सांगवू को गुस्सा आता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसका भाई जानबूझकर उसे लेने के लिए नहीं आया था और वो उन सारे स्टोन्स को गिरा देता है और अपने भाई के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलता है। तभी सांगवू को वो जगह दिखाई देती है जहाँ पे बचपन में वो अपने भाई के इंतजार में छुपा हुआ था। तब यहाँ पे वो क्यूरो को बताता है कि वो 3 दिन तक यहाँ पे अपने भाई के इंतजार में बैठा रहा था, लेकिन वो मुझे लेने के लिए नहीं आए थे। वो सांगवू से डेट पूछता है और सांगवू उससे वो डेट बताता है, जिस पर क्यूरो से बताता है कि उस दिन एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से मेरे पिता तुम्हें पे करने के लिए नहीं आ सके थे। लेकिन सांगवू को तो उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए क्यूरो उसे अच्छे से समझाता है कि मेरे पिता एक मॉल में गए हुए थे और अचानक से डिजास्टर के कारण वो मॉल नीचे गिर गया था, जिसके अंदर वो दब गए थे और उन्हें 3 दिन बाद वहाँ से बाहर निकाला गया था और फिर वो काफी दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहे और हॉस्पिटल में ही उनकी मुलाकात मेरी माँ से हुई थी। इसी बीच सांगवू को भी याद आ जाता है कि क्यूरो सच बोल रहा है, क्योंकि बचपन में उसने ये सब एक न्यूज में देखा था। अब ये दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पे क्यूरो को सामान को रखने के लिए स्टोर रूम में जाता है। सांगवू के पूछने पर वो बताता है कि उसके पिता वहाँ से लौटने के बाद कुछ सामान रखने के लिए जाते थे। इसके बाद सांगवू रात को स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पे मौजूद अलमीरा को ओपन करता है, जिसके अंदर उसे काफी सारे टॉयज और कुछ मिसिंग पोस्टर्स दिखाई देते हैं, जो कि उसके भाई ने उसके लिए प्रिंट करवाए थे और उससे वहाँ पे काफी सारे नाइकी के शूज भी दिखाई देते हैं। दरअसल बचपन में सांगवू को नाइकी के शूज काफी ज्यादा पसंद थे। ये सब देखकर सांगवू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि सांगवू का भाई शूज लेने के लिए मॉल गया था और उस मॉल के गिरने के कारण वो वहीं पर फंस गया था। अब ये सब सोचकर सांगवू काफी रिग्रेट फील कर रहा था और बहुत ज्यादा रो रहा था और जब जेल में उसका भाई उससे मिलने आया था तब सांगवू ने उससे बात तक नहीं की थी। इसके अलावा सांगवू को वहाँ पर क्यूरो के अडॉप्शन पेपर भी मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्यूरो अपने पिता का असली बेटा नहीं है, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया था। ये देखकर सांगवू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हम मिन नाम के एक पर्सन को देखते हैं, जो कि बता रहा था कि जब वो छोटा था तो वो एजेंसी को कहीं पे पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद एक अमेरिकन फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन बड़े होने पर अमेरिका ने उसे सिटीजनशिप नहीं दी थी और इस कारण से उसे वापस अपनी कंट्री कोरिया में आना पड़ा। और अब मिन अपनी मदर को ढूंढ रहा है। मिन बिल्कुल अकेला था, उसे यहाँ पर कोई काम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि उसे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती थी। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसे हार्ट प्रॉब्लम थी। अगले सीन में हम
सांगवू और नामू को देखती है जो कि अपनी गाड़ी वॉश कर रहे थे। नामू सांगवू से पूछती है कि तुम वापस क्यों आए थे। सांगवू कहते हैं कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ और क्यूरो मेरा नेफ्यू है, इसीलिए मैं वापस आया। तभी सांगवू नामू से सवाल करता है कि तुम क्यूरो को कब से लाइक करती हो। ये सुनकर नामू कहती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मैं 6 साल की थी जब क्यूरो और उसकी फादर यहाँ पे रहने के लिए आए थे। इसके बाद रिम इन्हें काम के लिए कॉल करती है और ये लोग साइड पे पहुँच जाते हैं। दरअसल मिन की कल रात ही डेथ हो गई थी, इसीलिए रिम ने बुलाया था क्योंकि वो एक सोशल वर्कर है, क्योंकि मिन उसके पास भी गया था अपनी मदर के बारे में पता लगाने के लिए। इसके बाद ये लोग उसके रूम में जाकर अपने काम पे लग जाते हैं। क्यूरो को यहाँ पे मिन के बचपन की कुछ फोटोज मिलती हैं और सांगवू को यहाँ पे कुछ मैगजीन्स मिलती हैं जिस पर एक न्यूज एंकर की फोटो चिपकी हुई थी और उसे काफी सारे फटे हुए पेजेस भी मिलते हैं। इसके बाद क्यूरो इन सारे सामान को एक येलो बॉक्स में रखकर बंद कर देता है और क्यूरो को एक डॉग का लॉकेट भी मिलता है जिस पर उसके डॉग का नाम आची लिखा हुआ था। रिम बताती है कि आची को हॉस्पिटलाइज किया हुआ है क्योंकि वो मिन की बॉडी के पास लेटा हुआ था। सांगवू रिम से उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछता है जिस पर रिम बताती है कि हमने उसकी मॉम को ढूंढ लिया था लेकिन उसकी माँ ने मिन से मिलने के लिए साफ मना कर दिया था। अब क्यूरो उसका सारा सामान उसकी मदर को देने के लिए कहता है लेकिन रिम उन्हें बताती है उसकी मदर ने सामान लेने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी क्यूरो उसकी मदर का एड्रेस पूछता है लेकिन रिम उसे एड्रेस नहीं बताती। फिर ये सभी अपने घर पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्यूरो उन फटे हुए पेजेस को जोड़कर बुक रिकवर कर देता है। तभी यहाँ पे नामू आ जाती है और वो इन सामान के अंदर मिन के बचपन की फोटोज को देखती है जिसमें एक छोटी लड़की ने मिन को गोद में लिया हुआ था। ये देखकर नामू रोने लगती है। वो सोचती है कि लड़की मिन की मदर है जो कि माइनर एज में मदर बन गई थी और इसलिए उसने उससे फौरन भेज दिया होगा क्योंकि वो मिन को नहीं पाल सकती थी। और जब बड़ा होकर वो वापस आया तो उस लेडी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी कि कहीं उसकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए। तभी क्यूरो उस रिकवर मैगजीन को ओपन करता है जिसमें एक लड़की की फोटो छपी हुई थी। वो इस फोटो को दूसरी फोटो से मैच करता है। इससे इन लोग को पता चल जाता है कि ये लड़की प्रेजेंट टाइम में युन नाम की एक एंकर है जो कि मिन की असली मॉम है। अगले दिन ये तीनों युन के ऑफिस जाते हैं लेकिन युन तो एक सेलिब्रिटी है इसीलिए गार्ड इन्हें अंदर नहीं जाने देते। तभी ये लोग देखते हैं कि युन गाड़ी से अपने घर पर जा रही है और ये लोग उसका पीछा करते हैं। यहाँ पर सांगवू युन को मिन के बारे में बताता है लेकिन वो मिन को अपना बेटा एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। जिसके बाद सांगवू मिन का कोरियन नाम उसे बताता है और कहता है कि वो तुम्हारा ही बेटा है जिसे तुमने पैदा करके भटकने के लिए छोड़ दिया था। और वो लोग उसे ये भी बताते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम के चलते मिन की डेथ हो चुकी है और अपनी मौत से पहले वो आपसे मिलने के लिए आया था लेकिन आपने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। जिस पर वो कहती है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। जब उसे अडॉप्ट किया गया था तो मैं सिर्फ 16 साल की थी। तभी क्यूरो युन को वही बचपन वाली फोटो दिखाता है और यहाँ से स्टोरी पास्ट में चली जाती है जहाँ पता चलता है कि युन के पेरेंट्स एक ऑर्फनेज चलाते थे। यहाँ पर मिन भी मौजूद था और एक दिन उस फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया और ये फोटो भी उसी टाइम क्लिक की गई थी। मिन ऑर्फनेज में ज्यादातर टाइम युन के पास ही रहा करता था और वो उसी को अपनी मदद समझने लगा था। और फिर जब बड़ा होने पर एक शॉप में मिन को युन की फोटो नजर आई, इसीलिए मिन ने उस बचपन वाली फोटो को इस फोटो से मैच किया और उसे लगने लगा कि युन ही उसकी माँ है। इसके बाद उसने युन की मैगजीन को परचेज भी किया और वो उससे मिलने के लिए भी गया लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो युन से बात कर सके और इसलिए उसने घर पे आके गुस्से में सारे मैगजीन्स के पेपर को फाड़ दिया। युन अब काफी इमोशनल हो जाती है और खुद को ब्लेम करती है। इस पे सांगवू उससे सॉरी बोलता है क्योंकि उन्होंने भी युन को मिन की मदर समझ लिया था। फिर ये लोग मिन का सारा सामान युन को दे देते हैं और वो इस सारे सामान को रख भी लेती है। इसके बाद ये लोग एनिमल हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे आची को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। फिर जब ये लोग घर आते हैं तो इन्हें रास्ते में एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें युन किड अडॉप्शन के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि कैसे कोरियन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है और बड़ी हो जाने पर फॉरेन कंट्री भेज दिया जाता है और वो कंट्री उन्हें सिटीजनशिप भी नहीं देती और जब ऐसे लोग वापस कंट्री आते हैं तो अपनी कंट्री भी उन्हें सिटीजनशिप देने से मना कर देती है। और एग्जाम्पल के लिए वो मिन को पब्लिक करती है। ये देखकर सांगवू और ग्यूरो को काफी अच्छा लगता है। अब ये लोग घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में ग्यूरो सांगवू को बताता है कि मैं भी मिन की तरह ही हूँ क्योंकि मुझे भी अपने असली पेरेंट्स के बारे में नहीं पता। ये सुनकर सांगवू काफी सरप्राइज हो जाता है और वो समझ गया था कि ग्यूरो को भी अपनी असलियत के बारे में पता है। ये लोग घर पहुँच जाते हैं और उसके बाद सांगवू के पास क्लब ओनर की कॉल आती है। सांगवू उससे कहता है कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वापस करना होगा तभी मैं रिंग में फाइट करूंगा और क्लब ओनर मान जाती है। अगले दिन सांगवू ग्यूरो के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। हम देख पाते हैं कि उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और वो ग्यूरो की केयर करने लगा है। इसके बाद सांगवू अपना सारा सामान पैक करके फाइट करने के लिए निकल जाता है। घर से बाहर निकलते टाइम उसे नामू मिलती है। अंदर आके वो ग्यूरो से पूछती है कि सांगवू कहाँ गया है। तब ग्यूरो सांगवू की नकल करते हुए कहता है कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए तभी मैं फाइट करूंगा। जब सांगवू कल रात फोन पे बात कर रहा था तब ग्यूरो ने उसकी बातों को सुन लिया था और अब नामू समझ जाती है कि सांगवू कहाँ गया है। दूसरी तरफ सांगवू वहाँ पहुँच गया था लेकिन रिंग में जाने से पहले वो ओनर से डॉक्यूमेंट्स मांगता है। वो सांगवू को डॉक्यूमेंट्स दे देती है। इसके बाद वो
रिंग में एंटर होता है और आज उसकी फाइट एक रशियन फाइटर के साथ होने वाली थी। दूसरी तरफ नामू सांगवू के टेंट को चेक करती है, जिस दौरान उसे हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें एक बीमारी के बारे में लिखा हुआ था। ये सभी डॉक्यूमेंट्स सियोल के थे, लेकिन नामू सोचती है कि सांगवू को बीमारी हो गई है और अगर आज रात उसने फाइट की तो वो मर भी सकता है। ये सुनकर क्यूरो काफी पैनिक हो जाता है और कहता है कि मैं अपने अंकल को मरने नहीं दूंगा, हमें उसे बचाना होगा। फिर हम देखते हैं कि सांगवू की फाइट भी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ क्यूरो और नामू गाड़ी में बैठकर सांगवू को बचाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में क्यूरो किसी को कॉल करता है। अब ये लोग क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सांगवू की दूसरे फाइटर के साथ डेंजरस फाइट हो रही थी। सांगवू उस फाइटर को ओवरटेक कर ही रहा था। इसी बीच वो क्यूरो और नामू को देखता है। तभी वो फाइटर सांगवू को चीटिंग करके मारने लगता है। क्यूरो को पता चल जाता है कि रिंग्स की लाइट कहाँ से ऑफ होगी और वो जल्दी से सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है और इससे पहले कि ये लोग सांगवू को लेकर वहाँ से निकलते, लाइट्स दोबारा से ऑन हो जाती है और सभी इन्हें देख लेते हैं। पर इसी समय यहाँ पे पुलिस आ जाती है और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। क्यूरो ने यहाँ पे आने से पहले उसी प्रोसिक्यूटर को कॉल किया था जिसकी वो पहले हेल्प कर चुका था और इस बार फिर से क्यूरो ने इस क्लब का पर्दाफाश करने में पुलिस की हेल्प की थी। दूसरी तरफ क्लब की ऑनर ये सब कुछ देख रही थी और वो चुपके से बचकर निकल जाती है और किसी तरह नामू और क्यूरो सांगवू को यहाँ से लेकर निकल जाते हैं। अब रात को क्यूरो सो रहा था, लेकिन उसे बार बार क्लब का वही इंसिडेंट याद आ रहा था और इसीलिए परेशान होकर क्यूरो सांगवू को देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। वो उसके पास जाकर उसकी हार्ट बीट सुनने लगता है। तभी सांगवू की आँख खुल जाती है। वो उसे अचानक से देखकर डर जाता है। क्यूरो कहता है कि मैं देखने आया था कि आप जिंदा हो या मर गए। क्यूरो वापस घर नहीं जाता और यहीं पर पड़े सोफे पे सो जाता है। अगली सुबह सांगवू घर आ जाता है और क्यूरो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। इसी बीच टीवी पर क्लब रेड की न्यूज भी आ रही थी। ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी यहाँ पे लॉयर आता है। वो क्यूरो को कहता है कि तुम अपने फादर के एशेस पिक्चर को कब तक घर में रखोगे, तुम्हें एशेस को मेमोरियल पार्ट में बरी करना होगा। लेकिन क्यूरो उसके लिए तैयार नहीं था और वो एशेस के पिक्चर्स को लेकर खुद को रूम में बंद कर लेता है। अब 12 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन क्यूरो अभी तक बाहर नहीं आया था। सांगवू और नामू उसके डोर को नॉक करके परेशान हो चुके थे, इसलिए सांगवू दरवाजा तोड़ देता है और ये लोग देखते हैं कि क्यूरो रूम के अंदर नहीं है, बल्कि वो खिड़की के दरवाजे से बाहर भाग गया था। अब ये दोनों और नामू के पेरेंट्स सारी रात मिलके क्यूरो को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें क्यूरो कहीं पर नहीं मिलता। नामू एक्वेरियम में भी चेक करती है, बट क्यूरो वहाँ पे भी नहीं था। सांगवू को क्यूरो के रूम में एक फोटो मिलती है। ये उस टाइम की फोटो थी जब क्यूरो के फादर की नई जॉब लगी थी। दूसरी तरफ हम क्यूरो को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठकर कहीं पे जा रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्यूरो के पेरेंट्स क्यूरो को एक डॉक्टर के पास लेकर गए थे क्योंकि वो बोल नहीं रहा था। जहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताता है कि क्यूरो बिल्कुल ठीक है, बस वो खुद ही बोलना नहीं चाहता, इसलिए आपको उसके बोलने का इंतजार करना होगा। एक दिन उसके पेरेंट्स उसे एक्वेरियम ले जाते हैं जहाँ पे फिशेस को देखकर वो बोलने लगता है और ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे सांगवू उस फोटो को लेकर उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पे क्यूरो के फादर को सबसे पहली जॉब मिली थी। पहले वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। सांगवू एक आदमी से उसके फादर के बारे में पूछता है और वो उसे ये भी बताता है कि उनका बेटा क्यूरो अब 20 साल का हो चुका है। वो आदमी सांगवू को चुंगू के बारे में बताता है कि चुंगू को क्यूरो कहीं पर मिला था और 20 साल पहले फर्स्ट टाइम स्नोफॉल इसी जगह पर हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन तभी इन्हें इमरजेंसी टास्क पर जाना पड़ता है क्योंकि एक कैट बेबी वाटर टैंक के अंदर फंस गया था, जिस कारण से वो काफी चिल्ला रहा था। और जब चुंगू वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे कोई कैट नहीं बल्कि वहाँ पर एक बेबी बॉय पड़ा हुआ था। ये लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये बच्चा रिसेंटली बॉर्न हुआ था। चुंगू उस बच्चे के बारे में अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ उस बच्चे को देखना चाहती थी, इसलिए अगले दिन वो उस बच्चे से उसे मिलवाता है जो कि अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ये दोनों इस बच्चे की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। ये दोनों इस बच्चे को अब अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम हान क्यूरो रख देते हैं। अब क्यूरो बड़ा हो जाता है और एक दिन उसकी मदर की डेथ हो जाती है क्योंकि उसे एक बीमारी थी। क्यूरो अपनी माँ की डेथ को लेकर काफी शॉक में था, इसलिए उसके पिता अक्सर उसे एक्वेरियम घुमाने के लिए लाते थे। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे क्यूरो एक एक्वेरियम में बैठा हुआ था। तभी यहाँ पे सांगवू भी आ जाता है। क्यूरो अपने पिता को काफी मिस कर रहा था, लेकिन फिर वो मान लेता है कि उसके पिता उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। अब क्यूरो अपने घर पे आकर अपने पिता के रूम की साफ सफाई करता है जैसे वो दूसरे लोगों के रूम्स की करता था। सफाई करते हुए उसे अपने पिता का फोन मिलता है जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में उसके पिता क्यूरो को मोटिवेट कर रहे थे। अब फ्यूनरल में सभी रिलेटिव्स क्यूरो के फादर को लास्ट गुड बाय बोलते हैं। हम देखते हैं कि क्यूरो काफी नर्वस था। वो इमेजिन करता है कि उसके पिता अभी भी उसके साथ हैं, जो उसे बताते हैं कि कैसे उसे अपनी लाइफ आसान बनानी है। तभी वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलता है। वो देखता है कि उसके साथ कोई नहीं है और वो दौड़कर अपनी फादर की ग्रेव ट्री को हग कर लेता है। अब हम देखते हैं कि 3 महीने बीत चुके थे और सांगवू लॉयर के पास आया हुआ था, जहाँ पर लॉयर उससे कहता है कि अब तुम्हें क्यूरो का गार्डियन नहीं बनाया जाएगा कि तुम्हारी वजह से गुंडे उस दिन उसे उठाकर ले गए थे। जिस पर सांगवू कहता है कि मुझे भी उसका गार्डियन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है,
लेकिन असल में सानू को काफी दुख था कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है क्योंकि अब वो क्योरो से अलग नहीं होना चाहता था। सांगवू उठकर जाने लगता है लेकिन लॉयर उससे कहता है कि ये मेरा फैसला था, पर क्योरो ऐसा नहीं चाहता और वो आगे भी तुम्हें ही अपना गार्डियन बनाना चाहता है। ये सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब उसे क्योरो को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ नामो भी अपनी माँ के साथ बहस कर रही थी कि उसे मूव टू हेवन में क्योरो के साथ काम करना है, लेकिन उसकी मदर बिल्कुल भी एग्री नहीं थी और वो नामो को यहाँ से मार के भगा देती है। फिर हम क्योरो को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी का सामान सेट कर रहा था। तभी उसके पास एक स्कूल गर्ल आती है जो कि क्योरो को हेलो बोलकर उसके काम के बारे में पूछती है। ये लड़की क्योरो के पास किसी मरने वाले की रिक्वेस्ट लेकर आई थी, जिस पर क्योरो से कहता है कि आप मुझे मरने वाले का नाम और एड्रेस बता दो। अब ये लड़की अपना नाम और एड्रेस बताती है और ये लड़की चाहती है कि इसके मरने के बाद क्योरो ही उसके रूम को क्लीन करे। ये लड़की कहती है कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ और हम देख पाते हैं कि क्योरो इस लड़की की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और पहली बार वो किसी लड़की की ओर आंख उठाकर देखता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।